फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है एक और नए रिपोर्ट कार्ड का, और ये रिपोर्ट कार्ड ऐसा है कि जिसके जो पुराने सीईओ थे, जब तक वो ऑफिस में रहते थे, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट पास करते थे फोन्स को लेके, अपने नए स्ट्रैटेजी को लेके। यानी कि कंपनी की तरफ से काफी ज्यादा कम्युनिकेशन सुनने को मिलती थी सोशल मीडिया पे। लेकिन पिछले कुछ समय से इन सब चीजों पे लग चुका है ब्रेक। समझ ही गए होंगे कि मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रियलमी की। और आज के इस रिपोर्ट कार्ड में मेरा साथ देंगे अभिषेक और अजय। सबसे पहले अगर नंबर्स की बात कर लें तो 2023 में इन लोग ने लॉन्च किए 18 वेरिएंट, जो कि काफी कम है 24 वेरिएंट से जो इन लोगों ने 2022 में लॉन्च किए थे। टोटल मिला के सब वेरिएंट्स की बात कर ले तो 2023 में लॉन्च किए खाली 35 फोन्स, और 2022 में किए थे 51। काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। मतलब 2022 में तो मुझे ये याद है कि हम लोग रिपोर्ट कार्ड कर रहे थे, हम तो कह रहे थे इन लोग ने फोन्स की हाफ सेंचुरी बना दी। क्या अगले साल ये लोग सेंचुरी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो थैंकफुली इस बार सेंचुरी नहीं बनी, 35 पे रुक गए। सो अजय, आपको क्या लगता है कि इस साल रियलमी का क्या प्लस पॉइंट था? इस बार रियलमी का जो मुझे लगता है और जो मैंने सुना है कि नई टीम के आने के बाद, या उल्टा ले लेते हैं, पुरानी टीम के जाने के बाद में इनका फोकस ऑफलाइन की तरफ बहुत स्ट्रांगली बढ़ा है जी, और उससे इनको गेन्स भी मिले हैं। और जब जिस टाइम पे कर रहे थे उसी टाइम पे, अभिषेक कैन करेक्ट मी, मॉडल का नंबर C11 था, जो भी मॉडल था इनका, जो स्पेशल बैक वाला डिजाइन वाला था, 11 प्रो सीरीज। तो वो मॉडल भी उसी टाइम आया था जब ये माइग्रेशन हो रहा था जी। तो वो माइग्रेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट का फियर था वो काफ़ी कुछ डायल्यूट कर दिया उस मॉडल ने। और क्योंकि ये ऑफलाइन का एफर्ट भी किया और उन्होंने बहुत मेहनत की। जितना मैं बोलता हूँ कि Xiaomi ने मेहनत की, उतनी ही मेहनत रियलमी ने भी ऑफलाइन मार्केट में की। तो काफ़ी कुछ शॉक अब्जॉर्वर्स इन्होंने ले लिए। रेंज कम की, उसके कई रीजन उसमें यह भी है कि लीडरशिप जब चेंज हुई तो शायद वो एक गैप आया होगा, जब क्या लाना है क्या नहीं लाना है, उसमें कहीं कुछ ग्रे एरियाज रह गए होंगे जब तक कि कोई नया आदमी ने उसको टेक ओवर नहीं किया होगा अपने हाथ में। तो शायद वो जो गैप आया 2-3-4 महीने का, उस 2-3-4 महीने की वजह से ये जो आपको रेंज दिख रही है वो कम दिख रही है। और दूसरा शायद वो Xiaomi से सीखे भी कि Xiaomi का पिछले साल का जो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज था वो एक्सेसिव रेंज था जी। तो शायद उन्होंने वहां से भी सीखा, क्योंकि सिमिलरली पोजिशन ब्रांड्स हैं, मोर और लेस दोनों सिमिलरली पोजिशन ब्रांड्स हैं। और दोनों अगर आप देखें तो आज की तारीख में मार्केट भी सेम तरीके से खेल रहे हैं। तो ये भी प्रैक्टिकली इन्होंने भी अपनी रेंज को थोड़ा कंट्रोल किया। राम और श्याम वाली स्ट्रेटजी थी, इवन जब पहले भी उनकी जो मैनेजमेंट थी और भी कंटिन्यू होते नजर आ रही है। लेकिन अगर प्राइस की बात कर लें तो इनके अंडर 15 के 20 डिवाइसेस, यानी कि 57% डिवाइसेस इन लोगों ने ऑलमोस्ट के 15,000 रुपए से कम में लॉन्च किए। 25,000 के कम में उन्हें 10 डिवाइसेस लॉन्च किए, 35,000 से कम में उन्हें 5 डिवाइसेस लॉन्च किए। अभिषेक, नंबर्स देखिए, लग रहा है कि पूरा फोकस बजट रेंज पे ही था। आपको क्या लग रहा है, क्या प्लस पॉइंट था? प्लस पॉइंट ये था कि इस बार डिजाइन पे बहुत फोकस करा ब्रांड ने जी। मतलब कुछ ना कुछ एक यूनिक डिजाइन एलिमेंट देने की हर फोन में कोशिश करी है। ताकि डिस्टिंक्टिव फैक्टर लगे हर मॉडल में। खासकर 11 प्रो सीरीज में जो उन्होंने एक लेदर बैग दिया, सर्कुलर कैमरा था बीच में, तो वो काफी मेरे को लगा प्लस पॉइंट था कि डिजाइन पे अच्छे से फोकस कर रहा है। राइट। मुझे एक और इनका प्लस पॉइंट लगता है कि इन लोग ने ऑलमोस्ट, वो तो पिछली बार में ही कह दिया था, 2022 के एंड में ही कह दिया था कि हमारा आने वाला जो पोर्टफोलियो होगा 5G पोर्टफोलियो होगा। तो इस साल इनकी डिवाइसेस देखिए, मैक्सिमम डिवाइसेस वर ऑन 5G। तो यानी कि नीड ऑफ द आवर है जो टेक्नोलॉजी सब पे चल रही है, उसमें इनके डिवाइसेस थे, और वो भी बजट कैटेगरी में। ये इनके लिए प्लस पॉइंट था मेरे हिसाब से। अभिषेक, आपको क्या लगता है इन साल का इनका नेगेटिव पॉइंट क्या था, या कहां पर इनसे चूक होते हुए नजर आई? एक सेगमेंट पूरा मिस कर गए फ्लैगशिप का। कोई फ्लैगशिप आई नहीं ब्रांड की तरफ से, और जहां पे बाकी सारे ब्रांड्स कोई ना कोई फोल्डेबल लॉन्च कर रहा है, कोई और फ्लैगशिप लॉन्च कर रहा है, रियलमी मिड रेंज तक ही आके रह गया। इनफैक्ट अपर मिड रेंज तक भी नहीं पहुंच पाया। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी मेरे हिसाब से। मिस्टर अपॉर्चुनिटी, और उस रेंज में भी कोई ऐसा फोन ही लाया विच कैन बी टोल्ड इज कि अगर इस प्राइस सेगमेंट का सबसे ताबड़तोड़ फोन है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो इस बार देखने को मिली कि हम लोग ने इस बार बहुत सारे रीब्रांडेड, रीबैगेज फोन लॉन्च किए थे। यानी कि जो फोन लॉन्च कर चुके हैं उन्हीं को दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, हल्की फुल्की चेंजेस के साथ। किसी में रैम बढ़ा दिया, किसी में हल्की सी इंटरनल मेमोरी बढ़ा दी, प्राइसेस चेंज कर दिए। मतलब कुछ फोन्स सस्ते हो गए एंड कुछ महंगे हो गए, तो कस्टमर्स के लिए नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पुराना फोन ले चुके हैं।
मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बनता जा रहा था अगर कोई कंज्यूमर इनके पोर्टफोलियो देखे। अजय, आपको क्या लग रहा था कि इनका नेगेटिव पॉइंट क्या था, कहाँ पर मिसेस हुई? मिसिंग लीडरशिप, नॉट इवन एट द टॉप लेवल बट ऑल्सो एट द सेकेंड लेवल। तो जो भी नेशनल पोजीशन के आदमी हो, चाहे वो आपके नेशनल हेड हो, सीईओ हो, या फिर आपके नेशनल सेल्स लीड हो या नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन लीड हो, वहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक है, ब्रांड का मूवमेंट है, ब्रांड का एक मार्केट शेयर है, ब्रांड की एक पर्टिकुलर कस्टमर क्लाइंटेल है, थोड़ा बहुत मतलब वॉल्यूम्स भी हैं उनके साथ में, बट ये एक मिसिंग है, एक जो जिसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप टीम जो डिसीजन ले सके टाइम पे, जो लोगों को जवाब दे सके, जो सबको साथ लेके चल सके, आई थिंक वहाँ थोड़ा मिसिंग है। तो इट इज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग माइग्रेट करके दूसरे ब्रांड्स में चले गए, आपको मालूम ही होगा जो भी हालत हुए। तो ये लीडरशिप एट दी कॉर्पोरेट लेवल इन इंडिया इज़ अ चैलेंज। तो और आज की तारीख में तो इंडियंस ही ऑपरेट कर रहे हैं ब्रांड को, तो वो जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, शायद मेरे हिसाब से या तो एम्पावर्ड नहीं है या वो कैपेबिलिटीज नहीं आए। यानी कि बिना कप्तान के उनकी नाव चल रही थी पानी में, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा होगा, क्योंकि जैसे आप बोल रहे थे ऑफलाइन में भी थोड़ा वीक पड़ते लग रहे थे, या ऑनलाइन में भी बातें करनी है, तो लीडर्स कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे। और कंज्यूमर्स के साथ जो पहले कनेक्ट हुआ करता था जब माधव सेठ थे, कम से कम एक फेस तो थे कंपनी के, कंज्यूमर्स किसी को पहचान सकते थे, वो भी थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। और अब तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि इन्होंने नए सीईओ तक का अनाउंसमेंट नहीं किया या सामने पेश किया, जिससे लोग बात कर सकें या वो बताए कि हमारा आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनके टॉप 3 डिवाइसेस के। अभिषेक, नंबर 3 पे कौन सा डिवाइस होगा? नंबर 3 पे इनका नंबर सीरीज का डिवाइस होगा Realme 11 5G। नंबर सीरीज में अगर देखा जाए तो ये मेनली कैमरा पे फोकस रखते हैं, डिजाइन में फोकस रखते हैं, वही इसी का भी था, इस मॉडल का भी था मेन एम कि बैलेंस्ड फोन था ओवरऑल। तो नंबर 3 मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। नंबर 2 पे कौन सा रहेगा? नार्जो का, जो इनकी नार्जो सब ब्रांड है, उसमें नार्जो 60X 5G जी। तो वो आई गेस जब उनके इंडिया सीईओ ने क्विट करा, उसके बाद ये एक अकेला ऐसा फोन है जो थोड़ा अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आया था कि ओवरऑल वैल्यू अच्छी थी फोन की, डिजाइन वाइज, स्पेक्स वाइज, फीचर्स वाइज, तो वो अच्छा था। राइट। और नंबर 1 सरप्राइज होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो कौन सा है नंबर 1 पे? Realme 11 Pro 5G। राइट। हाँ, कैमरा सेंट्रिक भी था, उसमें बैटरी अच्छी थी एंड प्राइसिंग सही थी, और उस प्राइसिंग में वैसे डिजाइन का फोन ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा कुछ यूनिक लग रहा था, तो इसलिए Realme 11 Pro 5G। राइट। अब अजय, आपको क्या लगता है कि कंज्यूमर्स इनसे कुछ ड्रास्टिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में, या आपको लग रहा है सबसे पहले उनको अपनी चीजें सॉर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद कंज्यूमर्स? नहीं, दोनों ही चीज़ें, एक तो उनको अपना तो सॉर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर अपने को सॉर्ट नहीं करेंगे तो चैनल चैलेंजेस उनको आएंगे। दूसरा, प्रोडक्ट के अंदर आई थिंक इनका डायरेक्शन गलत नहीं है, क्योंकि इनको डिज़ाइन इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, और वो इनके कुछ प्रोडक्ट में विजिबल है डिज़ाइन लैंग्वेज। और मैं बोलता हूँ कई जगह इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज, जिनसे जो हायर वॉल्यूम के ब्रांड्स हैं उनसे भी बेटर इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज है आज की तारीख में। राइट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में, जहां पर हमने दिया आपको रिपोर्ट कार्ड रियलमी का। मुझे, अभिषेक और अजय को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।